1928 कलकत्ता में अधिवेशन था कांग्रेस का, और वहाँ दो नए उभरते हुए नेता कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उसमें एक पेच फंसा नेहरू रिपोर्ट को लेकर, जो मोतीलाल नेहरू बना रहे थे। उसमें अपने पिता से बगावत करते हुए एक तरीके से नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस का बचाव किया, उनका समर्थन किया। तो ये 1928 का जो दौर, जहाँ से कांग्रेस, उसके बाद फिर नेहरू अध्यक्ष भी बनते हैं, तो वो जो दौर है, उस दौर की कोई कहानी कि ये जो वहाँ से इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यही दोनों अब एक तरीके से देखिए एफिनिटी थी ये दो, एक तो नज़दीकी, वैचारिक नज़दीकी थी, और दोनों युवा थे। 8 साल का फर्क कोई बहुत भारतीय राजनीति में बड़ा फर्क नहीं है, और दोनों एक ही तरह के विचारों को व्यक्त कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि गांधी को लेकर नेहरू बिल्कुल विरोध करते थे। हालांकि वैचारिक रूप से गांधी जहां गांवों की बात करते थे, जहां पंचायत की बात करते थे, नेहरू के विचार उनसे इतने मेल नहीं खाते थे। लेकिन इसके बावजूद गांधी के प्रति जो उनकी लॉयल्टी थी वो बरकरार थी। सुभाष बोस क्वेश्चन करते थे, वो प्रेटेंस भी नहीं करते थे, वो दिखावा भी नहीं करते थे कि गांधी उनके लिए सब कुछ है। और दूसरी बात ये कि लेकिन इसके बावजूद, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद, सवाल करने के बावजूद, सुभाष बोस का ये मानना था कि भारत की एकता के लिए गांधी का रहना ज़रूरी है। गांधी को वो सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, गांधी के अस्तित्व को मान भी रहे हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपिता कहना, और उन्होंने अपनी ब्रिगेड बनाई जो आज़ाद हिंद फौज की, उसमें भी सब गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, बिल्कुल। तो वो सम्मान में कहीं कमी नहीं थी। मैं एक उसी के बीच में जब ये दोनों का उदय हो रहा था, उसी समय देश में एक और हीरो भी डेवलप हो रहा था, भगत सिंह। ये भगत सिंह के कोई राय, कोई सुभाष के बारे में? देखिए भगत सिंह ने सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों के ऊपर लिखा है, लेकिन देखिए वैचारिक थोड़ी सी दूरी थी, क्योंकि वो मिलिटेंट नेशनलिज्म में यकीन रखते थे भगत सिंह, जबकि सुभाष बोस नेशनलिज्म में तो यकीन था, लेकिन मिलिटेंसी में उनका यकीन नहीं था। तो ये एक बुनियादी फ़र्क था दोनों की। लेकिन एक उदाहरण मिलता है, जब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आमने सामने थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें सुभाष चंद्र बोस खास तौर से गए उस मुकदमे की सुनवाई करने, और वो दर्शक दीर्घा में, अदालत में जो जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने नारा लगाकर भगत सिंह का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। और भगत सिंह ने हाथ जोड़कर उसको एक्नॉलेज भी किया। फिर उन्होंने परमिशन मांगी जज से कि वो भगत सिंह से बात कर सकते हैं नहीं, लेकिन वो परमिशन उन्हें नहीं दी गई। तब भगत सिंह ने एक तरह से कटाक्ष किया जज पे कि साहब ये बंगाल से आए हैं, पंजाब की क्या इमेज लेके जाएंगे कि आप मुझसे इन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की ये इतिहास में ये कहानी कम पढ़ी गई, ये कहानी ज़्यादा पढ़ी गई कि नेहरू मिलने गए थे उनसे जेल में। ये जो कहानी आप बता रहे हैं, ये दर्शकों को सुननी चाहिए, बहुत ही अद्भुत कहानी है। नहीं मिल पाए उनसे, मतलब बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन 5 गज की दूरी पर बैठे हुए थे, और आई बॉल टू आई बॉल, आंखों का कांटेक्ट तो था ही दोनों के बीच। भगत सिंह के विचार नेहरू वर्सेस सुभाष, किसकी तरफ भगत सिंह ज़्यादा दिख रहे थे? देखिए भगत सिंह के रिजर्वेशन थे दोनों के प्रति। वो नेहरू के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सम्मान करते थे, नेहरू को के अंतर्राष्ट्रीयवाद की भी वो बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन सुभाष बोस को वो रोमांटिक बंगाली मानते थे, व्यवहारिक नहीं मानते थे। ये उन्होंने शब्द लिखा है। मैं ये जो 1928 में कीर्ति नाम की एक मैगजीन में उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही किस्सा है कि उन्होंने लिखा कि सुभाष एक भावुक बंगाली हैं और नेहरू युगांतकारी। बिल्कुल। सुभाष आज शायद दिल को कुछ भोजन देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे पा रहे हैं। इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की ज़रूरत है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिल सकता है। तो वो उसमें सम्मान कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन नेहरू की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुके हुए दिखाई देते हैं। शायद आइडियोलॉजिकली भी नेहरू थोड़ा
वामपंथ की तरफ उनका झुकाव था और ये भी मार्क्सवादी थे भगत सिंह, बिल्कुल। तो उस लिहाज से शायद। तो मैं अब वापस आता हूँ, जो कहानी आपने बताई 1939 1938 में पहले चुनाव हुए, पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। वहाँ से खटपट शुरू होती है गांधी जी के साथ। 1939 में वो खटपट, जब वो दोबारा चुन के आते हैं गांधी जी, जैसा आपने बताया कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष दोबारा अध्यक्ष बने। एक ये बड़ा मिथ रहता, बड़ी कहानियाँ, बड़े व्हाट्सएप भी चलते रहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कोई बिल्कुल विद्रोह करके कांग्रेस छोड़ी और गांधी जी से बिल्कुल ऐसी लड़ाई हो गई। क्या ये सही बात थी? क्यों छोड़ी कांग्रेस? देखिए, एक तो ये कि कांग्रेस में जो गांधीवादी लोग थे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत हुए, इस तरह के लोग, राजेंद्र प्रसाद हुए, ये लोग सुभाष बोस से विचारधारा के स्तर पर मेल नहीं खाते थे। तो एक नौबत ऐसी आई, और नेहरू भी उनके साथ थे। हालांकि नेहरू को एक समय तटस्थ स्थिति लेनी चाहिए थी, लेकिन नेहरू उनकी तरफ टिल्ट हुए, जो राइट विंग था कांग्रेस का। तो इसकी वजह से सुभाष बोस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक तरीके से अकेले पड़ गए वो। अकेले पड़ गए, और उन्होंने वो पद पे बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने नैतिक तौर पर इस्तीफा देने का फैसला किया। और कांग्रेस के ही अंदर उन्होंने एक अलग गुट बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया गया। पहले अलग से राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही था। फिर बाद में ये एक राजनीतिक दल बना, और इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर में हुआ। तो ये बैकग्राउंड है, क्योंकि अलग थलग पड़ गए थे, और ज़्यादातर जो गांधी के समर्थक थे उनकी बहुत कटु आलोचना कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस की। तो 1940 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाते हैं, और वो तरीके से बंगाल में एक थोड़ी सी वामपंथी विचारधारा की एक राजनीति शुरू होती है। 1940 में ही एक तरीके से एक नया जन्म होता है सुभाष चंद्र बोस का। और एक बहुत कहानियाँ हमने पढ़ी, जो शायद दर्शकों ने नहीं पढ़ी हो, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उनको समझाइए। द ग्रेट स्केप, अंग्रेजों ने उनको कैद किया हुआ था, नज़रबंद किया हुआ था, और वो कैसे भागे। बड़ी अद्भुत कहानी, बहुत गजब की कहानी है। 1940 में अंग्रेज़ों ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। वहाँ सुभाष बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी जेल के अंदर। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये हमारे राज में जेल में ही मर जाते हैं तो ये बहुत हमारे खिलाफ जाएगा। तो उन्होंने ये तय किया कि सुभाष बोस को उनके घर भेज दिया जाए, और वहाँ पर वो नज़रबंद रहे हैं। वहाँ सारे जासूस लगा दिए गए, 24 घंटे वहाँ पुलिस और जासूसों का पहरा, और सुभाष बोस अपने घर में रहने लगे। एक दिन सुभाष बोस के भतीजे शिशिर बोस उनसे मिलने आए, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के ज़ोर से दबाया, और बंगाली में उनसे कहा कि हमारा एक काम करोगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ, आप हुक्म करिए। तो उन्होंने कहा, तय ये हुआ कि सुभाष बोस को वो अपनी कार में बैठाकर एक रेलवे स्टेशन ले जाएंगे। तो साहब सारी योजना बनी, सारी प्लानिंग हुई, मार्केट गए, वहाँ से फैज़ कैप ख़रीदी उन्होंने, 2 कॉट्सवुल की कमीज़ें ख़रीदी, टॉयलेट का सामान ख़रीदा, एक सूटकेस ख़रीदा, कंबल और एक तकिया, ये सारी चीज़ें ख़रीदी गई। और एक विजिटिंग कार्ड छपवाया गया, उस पर नाम था मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस की कंपनी थी, उसके ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर के रूप में वो विजिटिंग कार्ड बाकायदा छपवाया गया। और तय हुआ कि वो रात 1:30 पर उन्होंने वेश बदला मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का, अपने घर में घर की बत्ती जलती छोड़ दी गई ताकि ये लगे कि सुभाष बोस अभी हैं। माँ को बिल्कुल कोई खबर नहीं दी गई, घर में किसी को नहीं बताया गया, और सामने वॉन्डरर कार खड़ी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस बैठे। और एक और दिलचस्प बात है कि वो जो सूटकेस खरीद के लाए थे वो कार की डिक्की में अटा ही नहीं। हाँ, वो बड़े साइज का, तो सुभाष बोस ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना पुराना सूटकेस लेके जाऊंगा। तो उस पर SC बोस लिखा हुआ, तो उसको मिटा के ज़ियाउद्दीन लिखा गया। तो और कार में बैठे, और रात का अंधेरा था,
किसी की नज़र नहीं पड़ी। पहले सीधे हावड़ा ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया और फिर उनके भतीजे उनको लेकर धनबाद गए। पूरी रात जर्नी करके सुबह जी सुबह तक धनबाद पहुंच गए। धनबाद में कुछ देर रुके अपने एक रिश्तेदार के यहाँ। वो शाम को गोमो स्टेशन है धनबाद के पास, अच्छा वहाँ से उन्होंने कालका मेल पकड़ी दिल्ली के लिए। दिल्ली आए। कालका मेल उस ज़माने में भी चला करती थी, अभी भी चलती है। गोमो स्टेशन पर रुकी, सुभाष बोस बैठे उसमें। वो अकेले थे उस समय या अकेले। शिशिर बोस साथ थे? शिशिर बोस ने सिर्फ धनबाद तक नीचे, छोड़ा। नहीं नीचे सीढ़ी तक। अच्छा सीढ़ी, शिशिर बोस लिखते हैं कि मैंने देखा उन्हें कि कुली उनके पीछे है और वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो ट्रेन से दिल्ली आए और उन्होंने कहा था शिशिर से कि अगर तुम मेरे इस तरह गायब हो जाने को 5 दिन तक छिपा जाते हो तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा।